Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 1st December 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about Kamlesan case. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं इस केस का। तो सैमुअल कमलेसन वाज अ लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी और वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते रहे हैं, तो क्रिश्चियन फेथ के हैं और इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट थे। अब होता क्या था कि इंडियन आर्मी के अंदर अलग अलग जो ट्रूप्स हैं, रेजिमेंट से हैं, उनके अंदर एक रिचुअल्स प्रैक्टिस की जाती रही है कई सारे रेजिमेंट्स में कि किसी भी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव के पहले या परेड के पहले मंदिर में या गुरुद्वारे में पूजा आरती करने की। अब सैमुअल कमलेसन क्या करते थे? ही वॉज हिमसेल्फ एन आर्मी ऑफिसर, लेकिन जब भी इस तरीके की पूजा आरती की जाती थी किसी मंदिर में या गुरुद्वारे में, तो वो मंदिर के या गुरुद्वारे के सैंक्टम में इंटर नहीं करते थे, बाहर रिस्पेक्टफुली खड़े रहते थे। ही वुड नॉट डिसरप्ट द सेरेमनी बट ऑल्सो वुड नॉट पार्टिसिपेट इन द सेरेमनी। अब आर्मी ने ओवरऑल सैमुअल कमलेसन के इस एक्टिविटी को डिसओबीडियंस की तरह देखा। उनके अगेंस्ट सो कॉज नोटिस रिलीज किया गया, जवाब मांगा गया और बाद में उनको सर्विस से रिमूव कर दिया गया 2021 में विदाउट पेंशन और ग्रेचुइटी, कुछ बेनिफिट नहीं मिले पोस्ट रिटायरमेंट। एंड सिंस ही वाज रिमूव्ड थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर ऑफ आर्मी, इनका कोर्ट मार्शल नहीं हुआ था। कोर्ट मार्शल एक्सट्रीम केसेस में किया जाता है, जब आर्मी की कोर्ट फैसला सुनाती है सर्विस से टर्मिनेट करने का। सैमुअल कमलेसन का कोर्ट मार्शल नहीं हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के थ्रू रिमूव हुए थे। इस कारण से he was allowed to take matter into judiciary. तो सैमुअल कमलेसन took matter to दिल्ली हाई कोर्ट कि मुझे क्यों इस ग्राउंड पे निकाला गया है कि मैं एक रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। बाकी मेरी आर्मी की जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है वो परफेक्ट हैं, बट सिंस आई वाज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रिलीजियस एक्टिविटी, तो इस कारण से मुझे निकाला गया। तो कहीं ना कहीं इट इज वायलेशन ऑफ माई फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 25, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, क्योंकि उनका मानना था कि मेरे धर्म में मोनोथीज्म को ही अलाउ किया गया है क्रिश्चियनिटी में, और मैं एक ही धर्म को फॉलो कर सकता हूं। और इस केस में आई वाज आस्क्ड टू गो अगेंस्ट माय रिलीजियस बिलीफ एंड फॉर दैट रीजन आई हैव बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम माय सर्विस। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके अगेंस्ट ही फैसला सुनाया, मतलब इंडियन आर्मी का जो ओवरऑल फैसला था उसी लाइन में फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि जो आपका एक्शन है वो इनडिसिप्लिन की तरह देखा जाता है, एंड सिंस यू आर इन लीडरशिप रोल यू मस्ट अलाइन विद द ट्रेडिशन और रिचुअल्स फॉलोड बाय द रेजिमेंट्स फॉर ईयर्स। यू मस्ट सेट एग्जाम्पल फॉर योर ट्रूप्स। तो इस कारण से दिल्ली हाई कोर्ट में जब उनको रिलीफ नहीं मिली, देन ही टुक द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट थ्रू स्पेशल लीव पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट में वो स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू अपने इस मैटर को ले जाने की कोशिश करते हैं। स्पेशल लीव पिटीशन क्या होता है वो भी हम आज देखेंगे, बट पहले देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके स्पेशल लीव पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, तो मतलब उनके मामले को एंटरटेन करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका जो एक्ट है सैमुअल कमलेसन जी का, that is example of grossest kind of indiscipline and he is misfit for the army. अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखा जाए दो नजरिए से देखा जा सकता है। पहला पॉलिटी पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 2 पॉलिटी पर्सपेक्टिव से इट इज अ मैटर ऑफ डाइवर्जेंस बिटवीन आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 33 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरफ आर्टिकल 25 गिव्स राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, हर इंसान को अपने रिलीजियस
बिलीव्स को प्रैक्टिस करने का पूरा पूरा अधिकार है, उसको प्रोफेस करने का, प्रोपगेट करने का भी अधिकार है। ये है आर्टिकल 25। इस हिसाब से सैमुअल कमलेसन जस्टिफाइड दिखते हैं कि उनको अधिकार है अपने धर्म को फॉलो करने का, उसके रिचुअल्स को फॉलो करने का, जो मोनोथीज्म की ही इजाजत देता है। इट डज नॉट अलाउ वर्शिपिंग ऑफ अदर गॉड्स। लेकिन साथ ही साथ जब हम आर्टिकल 33 देखते हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी जीएस ये भी पार्ट 3 फंडामेंटल राइट का ही हिस्सा है, बट इट इज एक्चुअली नॉट अ फंडामेंटल राइट, rather a restriction on fundamental right. Article 33 says armed forces personnel can have fundamental rights restricted for discipline and operational harmony. तो armed forces के अंदर discipline is the essential feature, और discipline वहां मेंटेन करने के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स कर्टेल किए जा सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, ऐसा लिखा गया आर्टिकल 33 में। तो इस पर्टिकुलर केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने सैमुअल कमलेसन के अगेंस्ट फैसला सुनाया है, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट इन लाइन विथ आर्टिकल 33 कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए ये सब फंडामेंटल राइट्स की बातें अप्लाई नहीं होती हैं। तो ये हो गया जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएशन। एथिक्स जीएस पेपर 4 के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये मामला है प्रोफेशनल एथिक्स का या ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रिटी का। प्रोफेशनल एथिक्स मतलब आप जिस प्रोफेशन में हैं उससे रिलेटेड जो भी एथिकल स्टैंडर्ड्स आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं आप उसको स्टिक करें। ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रिटी मतलब आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी वैल्यूज हैं उससे अलाइंड होकर के आप एक्शंस लें। तो ये दोनों का वायलेशन देखा जा सकता है। देखिए, अब आप कहेंगे कि सर इंडियन आर्मी में प्रोफेशनल एथिक्स ये तो नहीं होना चाहिए कि मंदिर में जाकर के और गुरुद्वारे में जाकर के पूजा करे, दैट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ प्रोफेशन। अग्रीड, पूजा की बात नहीं है यहाँ पे, आरती अर्चना करने की बात नहीं है, बात है डिसिप्लिन की। और डिसिप्लिन का मतलब होता है स्टिकिंग टू सम रूल्स या नॉर्म्स विदाउट क्वेश्चनिंग इट। बात यहाँ पे सिर्फ पूजा आरती की नहीं है, मामला है डिसिप्लिन का। सो इन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंडियन आर्मी जहां डिसिप्लिन ही सब कुछ है, वहां पे द cadets of armed forces should stick to discipline, should give priority to cohesion in their group rather than their individual conscience और faith। मामला है डिसिप्लिन का, अगर जो भी नॉर्म है चुपचाप से फॉलो कर रहा है विदाउट क्वेश्चनिंग, विदाउट इवन थिंकिंग कि व्हाट माय फेथ, व्हाट माय कंसाइंस सजेस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो यही कहता है कि जब आप इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में हो जहां पे डिसिप्लिन है, सब कुछ है, वहां पे प्रोफेशन का सबसे कोर एस्पेक्ट है डिसिप्लिन, तो वहां पे आप नॉर्म्स को फॉलो करें विदाउट सीइंग कि वेदर दिस नॉर्म इज इन लाइन या अगेंस्ट माय फेथ। जैसे आप स्पेशल ट्रूप्स में अगर चले गए तो वहां पे आपको कुछ भी खाने को दिया जा सकता है, वहां पे आप अलग अलग चीजें वेज, वहां पे अब आप ये कहें कि नहीं नहीं मैं तो नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाता, वहां पे ये सब बातें नहीं चलेंगी। यू विल हैव टू ईट एंड नॉट ईट ओनली द normal non-vegetarian food like chicken and mutton. You may be asked to eat anything, maybe dog meat in special or difficult conditions. वहाँ पे आप नहीं कह सकते कि no, my faith, my conscience does not permit it, because in such organizations, norms, standards, discipline is key. इस पूरे मामले को अगर जीएस पेपर 4 एथिक्स पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लीडरशिप के एग्जाम्पल के लीडरशिप के पर्सपेक्टिव से भी इसको अगर हम इवेल्युएट करें तो सैमुअल कमलेसन इज फाउंड टू बी लैकिंग। देखिए, ही इज और ही वाज इन अ लीडरशिप रोल एंड लीडर्स मस्ट डेमोन्स्ट्रेट डिसिप्लिन बाय देयर ओन एक्शन। लीडर्स मस्ट लीड बाय देयर ओन एक्शंस। तो लीडर्स को खुद दिखाना होगा कि हमारे लिए जब हम इंडियन आर्मी में हैं तो हमारे पर्सनल बिलीव्स कम इंपॉर्टेंट हैं, टीम स्पिरिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लीडर ही अपने पर्सनल बिलीव्स को भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है एट वर्क प्लेस वाइल इंटरैक्टिंग विथ हिज फेलो मेंबर्स, तो हर इंसान फिर अपने अपने पर्सनल बिलीव्स की बातें करने लगेगा और फिर उसके बाद इंडियन आर्मी में इनडिसिप्लिन फैल सकता है एंड दैट कैन बी डेंजरस फॉर सर्वाइवल ऑफ आवर कंट्री।
तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आपको थोड़ा सा हार्श लग सकता है, सैमुअल कमलेसन जी के अगेंस्ट लग सकता है, लेकिन अगर आप जब सोचेंगे एथिक्स के पर्सपेक्टिव से और इसका जो इम्प्लीकेशंस आप देखेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट अदरवाइज फैसला सुना देती तो क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती थी, देन यू मे फील दैट सुप्रीम कोर्ट इज क्वाइट जस्टिफाइड। आर्म्ड फोर्सेस के अंदर देयर शुड बी नो स्कोप फॉर शोकेसिंग पर्सनल बिलीफ, फेथ, कंसाइंस। आर्म्ड फोर्सेस एक ऐसे ग्रुप है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे डिसिप्लिन ही सब कुछ है, वहां पे नॉर्म्स को आपको स्टिक करना है। आप जब लीडरशिप रोल में है तो आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है विथ योर ओन एक्शंस कि यहाँ पे डिसिप्लिन एंड नॉर्म्स को फॉलो करना ही सब कुछ है, रादर देन डेमोन्स्ट्रेटिंग कि नहीं नहीं यहाँ पे आप साथ ही साथ अपने फेथ और कंसाइंस को भी लेकर के चलें। तब तो हर आदमी कुछ ना कुछ करने लगेगा, नहीं ये जरूरी त्योहार है, मुझे तो इसमें छुट्टी चाहिए। मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये तो त्योहार है, मेरे धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, तब तो फिर इनडिसिप्लिन फैल जाएगा। और आर्म्ड फोर्सेस के अंदर इनडिसिप्लिन का मतलब सर्वाइवल ऑफ द कंट्री खतरे में आ जाएगी। बात करते हैं स्पेशल लीव पिटीशन की, जिसके थ्रू सैमुअल कमलेसन जी ने कोशिश की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की। सुप्रीम कोर्ट ने उनके स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया। तो स्पेशल लीव पिटीशन का प्रोविजन अलाउ किया गया है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ अंडर आर्टिकल 136, जहां पे एक इंसान सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोशिश करता, अपने फैसले को ले जाने की कोशिश करता है, अपने मैटर को ले जाने की कोशिश करता है, व्हेन ही इज गिवन अ जजमेंट अगेंस्ट हिमसेल्फ इन सम लोअर कोर्ट में भी, हाई कोर्ट या किसी ट्रिब्यूनल में या किसी लोअर कोर्ट में कोई फैसला उनके खिलाफ जाए और उसके बाद वो मामले को सीधा सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाने की कोशिश करें, वहां पे ऑन द ग्राउंड कि उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, इस ग्राउंड पे अगर वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की कोशिश करें, या इस ग्राउंड पे कि ये जो पर्टिकुलर मैटर है इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के इवैल्यूएशन की जरूरत है, इस ग्राउंड पे जब आप मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए एक रास्ता है, वो है स्पेशल लीव पिटीशन। तो मैं सिंपल तरीके से बता दूं कि आपके खिलाफ अगर कोई फैसला आया है इन सम लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल या इवन इन हाई कोर्ट, तो उस केस में कुछ कुछ मैटर्स में तो हाई कोर्ट आपको सर्टिफिकेट दे देती है कि यू कैन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, वहां पे तो आप सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर ही सकते हैं जहां हाई कोर्ट ने आपको सर्टिफिकेट दिया है। जहां हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट नहीं भी दिया है या फिर किसी लोअर कोर्ट ने ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया कि यू कैन अपील इन द हायर कोर्ट, येट यू कैन फाइल अ पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट टू टेक योर मैटर थ्रू स्पेशल लीव पिटीशन। उस पिटीशन के अंदर आपको बस ये आर्ग्यूमेंट देना होगा कि आपका जो मामला है, आपका जो केस है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस के इवैल्यूएशन की जरूरत है, कुछ कुछ प्रोविजंस में आपस में डाइवर्जेंस है जिसको सुप्रीम कोर्ट ही रिजॉल्व कर सकती है। एंड सुप्रीम कोर्ट एज यू नो इज कंसिडर्ड एज गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अल्टीमेट पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट। अब स्पेशल लीव पिटीशन आपका हक नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर है, आप पिटीशन फाइल करेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो इस पिटीशन को एक्सेप्ट करे या ना करे। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सैमुअल कमलेसन जी के स्पेशल लीव पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। स्पेशल लीव पिटीशन से संबंधित ही मैंने प्रश्न दिया आपको कि जो हमारा लीगल सिस्टम है उसमें बहुत सारे मौके दिए गए हैं इंडिविजुअल्स को गलत सजा मिलने से बचाने के लिए। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन व्हाट आर द सेवरल प्रोविजंस अवेलेबल विथ एन इंडिविजुअल टू फाइल पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट टू री-इवैल्यूएट इट्स जजमेंट। तो आप बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक कोट के साथ शुरुआत कर सकते हैं ऐसे सवालों का, या फिर इस कोट के साथ आप कंक्लूड भी कर सकते हैं कि लेट 100 गिल्टी बी एक्विटेड बट 1 इनोसेंट शुड नॉट बी कन्विक्टेड। चाहे 100 दोषी लोग छूट जाएं लेकिन कोई एक निर्दोष को सजा ना हो। तो लीगल सिस्टम में इतने प्रोविजंस होने चाहिए, फिल्टर्स एंड चेक्स होने चाहिए कि किसी निर्दोष को सजा ना हो। इसी के लिए इंडियन जुडिशियल सिस्टम में भी कई सारे प्रोसीजर दिए गए हैं, जैसे स्पेशल लीव पिटीशन की बात की गई है कि अगर आप किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के फैसले से खुश नहीं हैं, यू कैन
ट्राई टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। रिव्यू पिटीशन की बात की गई आर्टिकल 137 में। अगर सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ फैसला दे दे तो किसी मामले में आप वापस से रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं कि नहीं, इस मामले को दोबारा से सुना जाए। क्यूरेटिव पिटीशन का भी प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 137। तो 137 में रिव्यू पिटीशन भी है, क्यूरेटिव पिटीशन भी है। क्यूरेटिव पिटीशन का जो कॉन्सेप्ट है, इट इमर्ज्ड आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस। क्यूरेटिव पिटीशन इज एक्चुअली द लास्ट लीगल ऑप्शन व्हेन एन इंडिविजुअल्स रिव्यू पिटीशन हैज आल्सो बीन रिजेक्टेड। तो फिर वो आखिरी में क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकता है। तो स्पेशल लीव पिटीशन, जब लोअर कोर्ट के फैसले से आप खुश नहीं है तो स्पेशल लीव पिटीशन डाले। सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले में आपको लगता है कि फ्लॉ है तो रिव्यू पिटीशन डाले, और आप वापस से क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हैं। अगर वो भी रिजेक्ट हो गया, क्यूरेटिव पिटीशन भी रिजेक्ट हो गया, तो आप मर्सी पिटीशन डाल सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अंडर आर्टिकल 72 या गवर्नर ऑफ स्टेट के पास अंडर 161। किसी यूनियन गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से आपको सजा दी जा रही है तो प्रेसिडेंट के पास आप मर्सी पिटीशन डालेंगे। क्षमा याचना, अगर स्टेट के लॉ के हिसाब से सजा दी जा रही है तो गवर्नर ऑफ स्टेट के पास आप मर्सी पिटीशन डालेंगे। मर्सी पिटीशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पिटीशंस लाइक स्पेशल लीव एंड रिव्यू पिटीशन, क्योंकि मर्सी पिटीशन में आप लीगलिटी पे आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं कि आपके खिलाफ गलत केस चलाया गया या गलत सजा सुनाया गया। यहाँ पे आप लीगलिटी पे आर्गुमेंट नहीं कर करके आप ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी आप क्षमा मांग रहे हैं, मर्सी मांग रहे हैं कि अब हमें माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझसे गलती हुई है, बट मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरी सज़ा को थोड़ा कम कर दीजिए। बहुत बार इस केस में होता क्या है, मर्सी पिटीशन के अंतर्गत कैपिटल पनिशमेंट जो है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या किसी और फॉर्म ऑफ पनिशमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ स्टेट। Next topic is about Seeds Bill of 2025. Important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view, especially with respect to agriculture topic. देखिए, आज से स्टार्ट हो रहा है पार्लियामेंट का विंटर सेशन, और आज भारत सरकार मोस्ट प्रोबेबली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर विल इंट्रोड्यूस ए न्यू बिल इन द पार्लियामेंट। इस बिल का मेन लक्ष्य है कि भारत के अंदर जो सीड्स बेचे जाते हैं एग्रीकल्चर के लिए, उन सीड्स की क्वालिटी को इंश्योर किया जाए। अभी तक सीड्स की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए जो पुराना कानून चल रहा है वो है 1966 वाला कानून, सीड्स एक्ट ऑफ 1966। इसमें बहुत सारे गैप्स हैं, लैकुनाज हैं। इट रेगुलेट्स ओनली नोटिफाइड सीड्स, मतलब न्यू वैरायटीज फॉर पब्लिक कल्टीवेशन। बहुत सारे गैप्स, जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सेलर्स ऑफ सीड्स नॉट कंपल्सरी अंडर द ओल्ड एक्ट ऑफ 1966। ग्रीन मैन्योर सीड्स, कॉमर्शियल क्रॉप्स एंड प्लांटेशन क्रॉप सीड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रेगुलेशन। ग्रीन मैन्योर्स क्या होते हैं? देखिए, कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको हार्वेस्ट करके खाने पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। उनका मकसद ही होता है कि इन क्रॉप्स की मदद से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाई जाए। ऐसे क्रॉप्स को कहा जाता है ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। इन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, दे आर जनरली फास्ट ग्रोइंग क्रॉप्स, और फिर दे आर प्लाउड बैक इनटू द सॉइल इटसेल्फ। उनको ऐसे काटा जाता है कि वो सॉइल में वापस से मिक्स हो जाए, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी, स्पेशली उसके नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाए। तो जो लेग्यूम्स क्रॉप्स होते हैं बहुत सारे, उनको ग्रीन मैन्योर क्रॉप कहा जाता है। तो कई सारे लेग्यूम्स क्रॉप तो खाने के भी काम आते हैं, प्लस सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं, दोनों काम करते हैं। देयर आर सम लेग्यूम्स क्रॉप विच आर यूज्ड ओनली फॉर इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सच क्रॉप्स आर नोन एज ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। कमिंग बैक टू द डिस्कशन, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स, कॉमर्शियल क्रॉप्स या प्लांटेशन क्रॉप्स के सीड्स वेयर नॉट रेगुलेटेड अंडर द सीड्स एक्ट ऑफ 1966। अच्छा, सीड्स एक्ट के अंतर्गत अगर कुछ वायलेशन भी होता है, आप नकली, सब स्टैंडर्ड या स्पूरियस सीड्स, काउंटरफीट सीड्स भी आप बेचते हुए पाए जाते हैं, नकली सीड्स या सब स्टैंडर्ड सीड्स भी बेचते हुए पाए जाते हैं, तो 1000 रुपये का फाइन होगा, मैक्सिमम 6 महीने की जेल हो सकती है। अब इस कारण से सब स्टैंडर्ड सीड्स, नकली सीड्स, पुअर क्वालिटी सीड्स का बाजार सा फैल गया है इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट में, जिस कारण से एग्रीकल्चरल यील्ड कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। तो इसको काउंटर करने के लिए सरकार लेकर के आई रही है सीड्स बिल ऑफ 2025, जिसमें देयर इज नाउ प्रोविजन ऑफ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल सीड वैरायटीज। हर तरीके के जो सेलर्स हैं और हर तरीके के सीड वैरायटीज, ग्रीन मैन्योर सीड्स, कॉमर्शियल सीड्स, सबका रजिस्ट्रेशन जरूरी है।
और वॉयलेशन के केस में 30 लाख तक का फाइन और 3 साल तक की सजा हो सकती है। छोटे मोटे जो बिल्कुल केसेस थे, माइनर ऑफेंसेस, उनको तो डिक्रिमिनलाइज किया गया है, लेकिन स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर मेजर वॉयलेशंस। एंड नो सीड वैरायटी अदर देन द फार्मर्स ट्रेडिशनल वैरायटीज। तो फार्मर्स कभी कभार क्या करते हैं, खुद के जो क्रॉप्स होते हैं उनसे सीड्स निकालते हैं, तो उनको कहा जाएगा ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ सीड्स। तो ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ सीड्स को अभी भी एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल वैरायटी सीड्स sold by farmers, no seed variety can be sold without registration। तो ट्रेडिशनल वैरायटी सीड्स जो फार्मर्स ट्रेडिशनली अपने क्रॉप से ग्रो करते हैं, निकालते हैं, दैट स्टिल इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। बाकी जितने भी सीड्स होंगे, चाहे प्लांटेशन सीड्स हों, ग्रीन मैन्योर सीड हो, देयर रजिस्ट्रेशन इज मस्ट। इससे फायदा क्या होगा, क्वालिटी ऑफ सीड्स इंप्रूव होगा, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ सीड्स होंगी, और फार्मर जब बेहतर सीड का इस्तेमाल करेंगे तो उनका ईल्ड भी बेहतर होगा, फार्मर्स की इनकम भी ऑगमेंट होगी। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सिम बाइंडिंग, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। करंट न्यूज ये है कि भारत सरकार ने तमाम जो मैसेजिंग ऐप प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, इनको 2 निर्देश दिए हैं। पहला, इनको इंश्योर कराना है कि सिम बाइंडिंग हो। सिम बाइंडिंग क्या है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। प्लस उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि जो भी वेब बेस्ड चैट से हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप को स्कैन करके अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में रन करते हैं, तो इसको कहा जाएगा वेब बेस्ड चैट। तो जो भी इस तरह के वेब बेस्ड चैट प्लेटफॉर्म्स हैं, वो हर 6 घंटे में ऑटोमेटिक लॉग आउट होने चाहिए। यानी कि आपने अगर व्हाट्सएप लॉगिन कर दिया अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप में, तो फिर 6 घंटे बाद वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाना चाहिए। एवरी 6 आवर्स में देयर शुड बी ऑटोमेटिक लॉग आउट। ये प्रोविजंस इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि साइबर फ्रॉड को प्रिवेंट किया जा सके। अदरवाइज ये जो तरीके हैं लैपटॉप से व्हाट्सएप चलाना, टेलीग्राम चलाना, ये सब तरीकों से कई सारे साइबर क्रिमिनल जो हैं वो एक बार लॉगिन कर लेते हैं, आपका मोबाइल का फायदा उठाया, आपके मोबाइल से अपने लैपटॉप में उन्होंने लॉगिन कर लिया, और उसके बाद आपके मोबाइल से ही वो काम, आपके मोबाइल नंबर से जो व्हाट्सएप चल रहा है उसने अपने लैपटॉप में चला दिया, और फिर अपने लैपटॉप से ही तमामों साइबर फ्रॉड कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हर 6 घंटे पे मैंडेटरी लॉगआउट का प्रोविजन लाया गया है। सिम बाइंडिंग को भी अब कंपलसरी कर दिया गया है। तो क्या है सिम बाइंडिंग, एकदम सरल भाषा में समझें तो जिस सिम का इस्तेमाल करके आपने व्हाट्सएप पे अपने आप को रजिस्टर किया है या टेलीग्राम पे रजिस्टर किया है, वो सिम उस डिवाइस के अंदर होगा, तभी जाकर के व्हाट्सएप उस डिवाइस में चल पाएगा, अदरवाइज नहीं चल पाएगा। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ सिम बाइंडिंग बीइंग कंपलसरी। पहले क्या होता था कि सिम डाला मोबाइल में और फिर व्हाट्सएप चला दिया। अब आप सिम निकाल भी लो तो भी व्हाट्सएप चल रहा है। ये कई सारे फ्रॉडस्टर्स, साइबर स्कैमर्स इसका फायदा उठाते थे। भारत आए, सिम खरीदा, मोबाइल में अपने डाला और व्हाट्सएप चला दिया। बाद में सिम निकाल करके तोड़ के फेंक दिया, मोबाइल लेकर के देश से बाहर भी चले गए। वहाँ इंटरनेट की मदद से वो मोबाइल के थ्रू वो व्हाट्सएप चला रहे हैं, नंबर दिख रहा है बट सिम अंदर है नहीं, और उसके थ्रू फिर वो तमाम साइबर स्कैम्स कर रहे हैं। तो अब सिम बाइंडिंग इज कंपलसरी। जब तक सिम मोबाइल के अंदर नहीं होगा तब तक वो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स काम नहीं करेंगे। तो दिस हैज बीन डन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉड। तो 2 चीजें कंपलसरी कर दी है भारत सरकार ने साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। तो कभी साइबर सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 में मेंस पे प्रश्न आए कि क्या रिसेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो ये सब लिखा जा सकता है। सिम बाइंडिंग एंड मैंडेटरी लॉग आउट फ्रॉम वेब बेस्ड चैट सिस्टम एवरी 6 आवर्स। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वर्ल्ड एड्स डे, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ। देखिए क्या होता है एड्स या क्या होता है एचआईवी, दोनों इंटर रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको ब्रीफली समझते हैं एंड देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। एचआईवी
ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, ये ऐसा वायरस है जो इंसान के अंदर उसकी इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इट अटैक्स बॉडीज इम्यून सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने में, मेंटेन रखने में जो सेल्स काम करते हैं वो होते हैं CD4 सेल्स, उन्हीं को कहा जाता है टी सेल्स। और HIV, ये वायरस हमारे इम्यून सिस्टम या टी सेल्स को अटैक करता है। अब जब टी सेल्स कमजोर हो जाते हैं तो इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया। उसके बाद क्या होता है कि कोई भी इंसान को कोई भी अगर इन्फेक्शन होगा तो वो इन्फेक्शन जल्दी ठीक नहीं होगा। ऐसी कंडीशन को कहा जाता है एड्स। तो वायरस है HIV, और जब ये वायरस इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है तो फिर जो बॉडी के अंदर कंडीशंस या सिम्टम्स डेवलप होती हैं उनको कहा जाता है एड्स, acquired immunodeficiency syndrome. HIV is the virus which causes this disease, yes, या कंडीशन जिसका नाम है एड्स, जिसके अंदर इंसान की इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है। HIV, ये जो वायरस है, ये कैसे स्प्रेड होता है? इट स्प्रेड्स थ्रू बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड, सीमेन, ब्रेस्ट मिल्क ETC। तो HIV फैलने के जो जनरल तरीके हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, शेयरिंग नीडल्स, सिरिंजेस, और ये जो नीडल्स यूज सिरिंजेस का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर कौन से लोग करते हैं? जो ड्रग एडिक्ट होते हैं। तो ड्रग एडिक्ट्स के अंदर HIV के केसेस या फिर एड्स के केसेस आपको ज़्यादा दिखेंगे, बिकॉज दे जनरली यूज और दे जनरली शेयर नीडल्स या यूज अप्लाइड सिरिंजेस, already used syringes. Transfusion of infected blood can also cause AIDS. Yeah, from AIDS can be transferred from mother to child. आज हम लोग एड्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आज है वर्ल्ड एड्स डे, 1 दिसंबर। वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है इन ऑर्डर टू रेज अवेयरनेस अबाउट HIV एंड एड्स। 1988 में WHO ने कहा, डिक्लेयर किया था कि 1 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड एड्स डे की तरह ऑब्जर्व करेंगे। यह आर्टिकल असम के अंदर बढ़ते हुए एड्स केसेस की भी बात करता है। कहता है कि ऑफिशियली तो 35,000 लोग जो हैं असम के अंदर एड्स से इन्फेक्टेड हैं या HIV से इन्फेक्टेड हैं और एड्स की बीमारी से जूझ रहे हैं, 35,000 लोग। लेकिन वो कहता है कि एक्चुअल नंबर में भी मच मच हायर। असम के अंदर ड्रग अब्यूज के केसेस कम हुए हैं लेकिन अभी भी हैं, और ड्रग अब्यूज इज वन बिग रीजन वाई असम के अंदर एड्स के केसेस अभी भी अच्छे खासे संख्या में हैं। जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, मणिपुर, नागालैंड, वहाँ पे क्या है कि ड्रग ट्रैफिकिंग के कारण ड्रग अब्यूज के केसेस ज़्यादा हैं। दैट इज द रीजन वाई इन द बॉर्डर स्टेट्स द केसेस ऑफ HIV इन्फेक्शन इज वेरी हायर, मच हायर देन द नेशनल एवरेज। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फर्स्ट वुमन टू रिसीव प्रेसिडेंट्स मेडल। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सिद्धि जैन फ्रॉम उत्तर प्रदेश हैज बिकम फर्स्ट फीमेल कैडेट of NDA, National Defense Academy, to get President's Medal for overall order of merit. उनको प्रेसिडेंट मेडल ब्रोंज मिला है। ओवरऑल शी इज फर्स्ट फीमेल कैडेट टू हैव प्रेसिडेंट मेडल। शी वाज पार्ट ऑफ 149th NDA कोर्स एंड सेकेंड बैच ऑफ फीमेल कैडेट। फर्स्ट बैच 2021 में आया, सेकेंड बैच 2022 में आया, और उसका हिस्सा है सिद्धि जैन, और उनको ये रिकॉग्निशन मिला है। टॉपिक के बेसिस पे सिंपल प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऑपरेशन पवन से रिलेटेड सीधा सीधा प्रश्न था। IPKF एंड ऑपरेशन पवन एंड इंटर रिलेटेड। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। लेबर इंटेंसिव जो है उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए होते हैं, स्किल इंडस्ट्रीज में, स्किल बेस्ड इंडस्ट्री में कम वर्कर्स चाहिए होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। ये तो सीधा सीधा प्रश्न है नॉमिनल और रियल GDP के ऊपर। नॉमिनल GDP इज इनफैक्ट नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, रियल GDP इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो यहाँ उल्टा किया हुआ है, राइट। ऑपरेशन सागर बंधु फॉर श्रीलंका। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।